हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद वर्मा एंड यू आर वाचिंग चंद्रा क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड और पार्टनरशिप से रिलेटेड हमारी बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं चैप्टर 2। और मैं अश्योर्ड करता हूँ जो आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे हो कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स की मैं बात करूं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो होती है ना, दो टाइप की होती है, ध्यान रखिएगा। जब हम लोग पार्टनरशिप बनाते हैं तो दो टाइप की, एक ड्यूरेशन बेस पे बनाते हैं और एक किसके बेस पे बनाते हैं, लाइबिलिटी के प्रिंसिपल पे बनाते हैं। ड्यूरेशन का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर क्या काम करेगा, टाइम काम करेगा। क्या काम करेगा, टाइम काम करेगा। और लाइबिलिटी मतलब यहाँ पर दायित्व काम करेगा। ठीक है। आई थिंक प्रीवियस क्लास में मैंने इस चीज को बताया था आप लोगों को, लेकिन मैं एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है। और फिर साथ ही साथ ये बात को हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई इन्हीं दोनों को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना। जैसे ड्यूरेशन की बात करेंगे तो उसको विल में बांटा गया है और पर्टिकुलर में बांटा गया है। लाइबिलिटी अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उसको जनरल पार्टनरशिप में बांटा गया और लिमिटेड पार्टनरशिप में बांटा गया। दोस्तों, यहां पर कुछ हमारे साथ साथी ऐसे होंगे जो लिमिटेड पार्टनरशिप को एल एल पी भी बोलते होंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी कंसिडर्ड कर लेते होंगे। तो बिल्कुल ये चीज ना समझिएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अलग है और लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनरशिप अलग होता है। ठीक। चलिए इसको देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन और विल की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, किस पे डिपेंड होगा, आपकी इच्छा। आपकी इच्छा पे मतलब ये कि ये जो पॉइंट है ना, ये डिसोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन की बात करता है, मतलब किस तरीके से हम पार्टनरशिप खत्म कर सकते हैं। ठीक है। द लाइफ ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर। ठीक है ना। जब आपकी इच्छा होगी तो आप पार्टनरशिप बना लो, और जब आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप इसको डिसॉल्व भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पर है ना। और ये दोनों के कंसर्न से ही होता है। यहाँ पर दो लोग एक साथ होते हैं और वो दोनों ही मिलकर के ये सारी चीजें कंडक्ट कराते। द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व एट द डिजायर ऑफ एनी पार्टनर ऑन अ गिवन नोटिस। तो भाई एक नोटिस देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है, सारे पार्टनर्स को, जो तुम्हारे साथ जुड़े होंगे, जितने भी पार्टनर्स उनके जुड़े होंगे ना, उनको सबको एक दूसरे को नोटिस देनी पड़ती है कि भाई हमारा फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगा या फिर कुछ ड्यूरेशंस के लिए होगा, और या फिर कोई काम ऐसा होगा कि वो काम कंप्लीट हो जाए तो हम इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। ये विल पर आपके डिपेंडेंट है। अब विल से जुड़ा हुआ एक आया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैसा होता है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग कहते हैं कि कोई काम करेंगे पर्टिकुलरली और उसका हम लोग पार्टनरशिप बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी चीज को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसका हम पर्टिकुलरली पार्टनरशिप बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान क्या देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अब ये लिमिटेड जो कंपनी है ना, ये कहीं से भी लाइबल नहीं है कि हम किसी एक से ही पार्टनरशिप करें। हम चाहे तो कई कंपनी से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। हम लोग कई कंपनी से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, एक कंपनी का मान लीजिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम था, जैसा मैं बताता हूं, तो उसने कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया, एक तरीके पार्टनरशिप कर ली। फिर उसने कहा एक एक से जोड़ा जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करता है, तो उससे पार्टनरशिप कर लिया। एक जो है सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, तो उससे पार्टनरशिप कर लिया। तो भाई तीनों ने अलग अलग काम किया ना, ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये सेल से रिलेटेड है, और ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड। इन सभी लोगों से पार्टनरशिप कर लिया। ठीक। क्यों कर लिया, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका पार्टनरशिप
जो है पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब एडवर्टीजमेंट हो जाएगा उसका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से वो पर्टिकुलरली एक एक टास्क के लिए पार्टनरशिप कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज वन इन विच इज फॉर्म अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और कैरी आउट एन एक्टिविटी फ्रॉम अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। भाई यार टाइम क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। इट इज ऑल ऑटोमेटिकली at the expiry of fixed period at completion of project. Example, partnership does for construction dam और रोड और डैम जैसे ही बन जाते हैं उसके बाद सब क्या कहते हैं कि भाई अब पार्टनरशिप ब्रेक डाउन कर दो, खत्म करो, डिसॉल्व हो गए, क्योंकि हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। किस बात का पार्टनरशिप? तो समझ में आ गया कि ये जो है विल पर डिपेंडेंट है और ये किस पे डिपेंडेंट है, पर्टिकुलर कोई काम पर, कोई वर्क पर डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई हमारे पास विल का समझ में आ गया। अब लायबिलिटी के बेसिस पर देख लेते हैं, दायित्व के बेसिस पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर एमसीक्यू बनेगा दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पर एक एमसीक्यू बनने वाला है बहुत अच्छे से। ये 4 ऑप्शंस देंगे, एग्जाम में देगा, कहेगा कि भाई ये बताओ कौन सा ऐसा, यहां पर देगा पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, और जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। इन सभी में से कौन सा जो है आपका ड्यूरेशन वाला नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा आपका ड्यूरेशन वाला नहीं है। तो आप बता सकते हो कि भाई जनरल पार्टनरशिप ड्यूरेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये तो लायबिलिटी से रिलेटेड है। अब इसमें कह दिया, कभी कभी ऑप्शंस में दे देता है ए और बी करके, तो आपसे कह दिया कि ये बता दो, ऑप्शन ए मान लेते हैं, कहता है कि भाई पर्टिकुलर विल वाला, है ना। बी का ऑप्शन कह देता है कि भाई मान लेते पर्टिकुलर वाला, ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गया। ये कौन सा हो गया, ये आपका विल वाला हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, ये मान लेता है अबव, ठीक है, बोथ ए एंड बी हो गया। सी कहता है जनरल। अब यहां पर ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है और कहता है कि भाई बता दो इसमें से ड्यूरेशन वाला कौन सा पार्टनरशिप है, ठीक है, इन ऑप्शंस में ड्यूरेशन से रिलेटेड कौन सा है। तो आप क्या बताओगे, कहोगे विल भी रिलेटेड है, ठीक है, विल भी रिलेटेड है और पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी रिलेटेड है। मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, जनरल नहीं आएगा। ठीक, अब इसी केस में मान लीजिए वो कह देते हैं कि मान लो जनरल पार्टनरशिप के बारे में बोलते हैं, इनमें से कौन सा लायबिलिटी बेस्ड है। बड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, यहीं पर एमसीक्यू आपको मिलेगा। मैंने कहा था कि मैं अश्योर करता हूं आपको एमसीक्यू यहां मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है। चाहे आप जीआईसी का एग्जाम दें, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दें, कुछ भी दें, ठीक है, अगर कॉमर्स से क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें कह दिया कि भाई लायबिलिटी बेस्ड कौन सा है, तो आपने कह दिया डायरेक्ट जनरल। जनरल पार्टनरशिप आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बेस पर हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्वेश्चन समझ लिया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जनरल पार्टनरशिप को समझ ले, बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान है। जैसा कि यहाँ पे जनरल पार्टनरशिप में बता रहा है ना, क्या बता रहा है कि जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो कि हम लोग नॉर्मली एक दूसरे से जुड़ करके बिजनेस को एक्सपेंशन, प्रॉफिट अर्न करना, ये सारा हमारा मोटिव होता है। तो ये हमारा जनरल पार्टनरशिप के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे मान लेते, मैंने कहा मिस्टर ए है, बी है, दोनों मिलकर के एक कंपनी खोल लिया, ठीक है, तो ये जनरल पार्टनरशिप है, ठीक।
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, जनरल पार्टनरशिप इज वन इन विच द लायबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड एवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो भाई कैसा लायबिलिटी है, अनलिमिटेड, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है, और एक्टिव पार्ट कर सकते हैं सभी इन मैनेजमेंट में सभी पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस के। एक्ट ऑफ सच पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑफ द फर्म। इनके बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग पार्टनर्स की बात करते हैं तो उनके बीच में कैसा रिलेशन बनता है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बनता है। तो ये जनरल पार्टनरशिप में बहुत अच्छा एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। दोस्तों ये लाइन आप मार्क करके, आपको यहां पर एमसीक्यू मिल गया कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इसको हम किसी भी तरीके से, ये नहीं है कि भाई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ओहो, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसेंट, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। सोल प्रोप्राइटर जैसे हमारा खत्म हो जाता है ना डेथ इंसेंट होने के बाद, सेम एज इट इज उसी तरह आपका भी पार्टनरशिप, जो जनरल पार्टनरशिप है वो भी इफेक्ट में आ जाता है, वो भी खत्म हो जाता है अगर ऐसी कोई समस्या हो जाती, डेथ इंसेंट या इंसॉल्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। चलिए अब यहां पर एक आया लिमिटेड पार्टनरशिप। अब लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है भाई, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, है ना। लिमिटेड आया तो मतलब कुछ ना क्या होगी, लिमिटेशंस होंगी। तो याद रखिए हम लोग ने एचयूएफ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एचयूएफ पढ़ा था। एचयूएफ में क्या था, एक कर्ता थे, ठीक है, कर्ता थे जिनकी लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। ठीक है, कैसी थी, अनलिमिटेड थी। और उसके जो कोपार्टनर्स थे उनके क्या थी, लिमिटेड थी, लिमिटेड लायबिलिटी थी। तो भाई साहब जो यहां आप सीन देख रहे हो ना एचयूएफ का, सेम लिमिटेड पार्टनरशिप में भी वही होता है। क्या कहता है, लिमिटेड पार्टनरशिप इज वन इन विच द लायबिलिटी एटलीस्ट वन पर्सन इज अनलिमिटेड वेयर एज द रेस्ट ऑफ द पार्टनर में भी लिमिटेड लायबिलिटी। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, पार्टनरशिप वर्ल्ड ही डिफाइन करता है कि वहां पर किसी ना किसी एक बंदे का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा ही होगा, वहां सबका लिमिटेड नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए भी एक प्रोविजन आया था, एक एक्ट आया हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, उसमें ही उसी को पढ़ेंगे हम लोग, एलएलपी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड। ठीक है, इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते विद द डेथ एंड लेगेसी ऑफ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर विद इन लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अगर पार्टनर किसी भी तरीके से डेथ इंसेंट या इंसॉल्वेंसी में आ जाए तो हम इस चीज को बंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये हैंडओवर हो जाता है। एक अनलिमिटेड होता है ना, तो कुछ लिमिटेड होते हैं, तो वो लिमिटेड कैटेगरी वालों को वो चीजें दायित्व मिल जाती है, जैसे मैंने एचयूएफ में आपसे बोला था। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, द लिमिटेड पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो लिमिटेड कैटेगरी के होते हैं, जैसे कर्ता क्या करते, क्या था सीन कि अनलिमिटेड लायबिलिटी तो थी, लेकिन उसके कोपार्टनर्स कहीं भी डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करते थे। सेम एज इट इज, जिसके पास लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी वो किसी भी तरीके से मैनेजमेंट में इंटरफेयर करना बंद कर देता है। एंड देयर एक्ट एज डज नॉट बाइंड द फर्म और द अदर पार्टनर। अच्छा, इस केस में जब लिमिटेड लायबिलिटी आती है ना दोस्तों, तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन नहीं बनता।
जहां पर लिमिटेड लायबिलिटी की बात आती है वहां पर क्या नहीं बनता, लिमिटेड लायबिलिटी में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं बनता। अब ये प्रिंसिपल और एजेंट क्या है इसको भी समझिए। देखिए प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई हम दो लोग हैं, मान लीजिए मेरे जस्ट बगल में इधर साइड पे कोई खड़ा है मेरे ही जैसा, और वो क्या कर रहा है, जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कंपनी से या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के आएगा तो वो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेगा। उसने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, हम आपको जून जुलाई तक जो है आपको ये चीजें प्रोडक्ट बनवा करके पहुंचा देंगे, सप्लाई कर देंगे। तो उस केस में उसने जो बातें कही ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो बात नहीं कर रहा है, ये बंदा सिर्फ बात नहीं कर रहा, उसके साथ साथ हम भी जुड़ गए, मतलब हम भी लाइबल हो गए कि हम जून जुलाई तक एनी हाउ दोनों लोग मिल करके एनी हाउ ऐसा कुछ काम करें कि हम लोग जो है सप्लाई कर सके प्रोडक्ट का, है ना। तो उसके किए गए कृत्य, मतलब उसके किए गए जो भी काम है वो मेरे ऊपर भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो अभी हम क्या है, हम एजेंट, सॉरी वो एजेंट है और हम जो है उसको एज अ प्रिंसिपल की तरफ फॉलो कर रहे हैं। उस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि रूल रेगुलेशन किसी ने बना दिया है। जैसे हमारे स्कूल में कौन होता है, हेड कौन होता है, प्रिंसिपल होते हैं। तो वो ऑर्डर देते हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं एज अ एजेंट की तरह। सेम एज इट इज, वो वहां से ऑर्डर लेके आया, ही इज एन एट दैट मोमेंट अ प्रिंसिपल, और हम क्या बन जाते हैं, एजेंट। चलिए ठीक है सर, आपकी बात मान लिया, ठीक है सर आपका सारा काम कर देंगे, अभी हम एजेंट बन गए। लेकिन अगर हम चले जाते हैं, हम दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, भाई तुम चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं, हम चले, उस वक्त हम प्रिंसिपल बन जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। तो हम जो जो बोलेंगे वो करना, क्यों, क्योंकि भाई हम दोनों लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप में ये चीज बखूबी डिफाइन की गई है कि पार्टनर्स के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। लेकिन किस केस में, जो कि अनलिमिटेड हो, दोनों लोग क्या हो, अनलिमिटेड हो। लेकिन अगर हम दोनों लिमिटेड रहेंगे तो भाई हम तो कभी उसको भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो कहीं कुछ गलती कर देगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, जितना वो इन्वेस्ट किया है उतना ही न जाएगा, मतलब कि फर्म से लॉस, उससे ज्यादा उस लिमिटेड। क्योंकि लिमिटेड में एक चीज याद रखिएगा, जब कभी लिमिटेड लायबिलिटी की बात आती है तो आपके अंदर सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन अनलिमिटेड के केस में आपके पास नॉन सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और नॉन सेपरेट एंटिटी में क्या होता है कि इस केस में उसका तो कुछ नहीं जाएगा, उसका तो इन्वेस्टमेंट चला गया, कि भाई चलो ठीक है उसका इन्वेस्टमेंट चला गया, जितना इन्वेस्ट किया 5 लाख 10 लाख 12 लाख जो भी किया वो चला गया। लेकिन मेरा क्या होगा, मैं अनलिमिटेड हूं, मैं उसको मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कैसे दे सकता हूं। अगर वो लॉस कर देगा ना तो मेरे साथ दिक्कत आ जाएगी, मेरे साथ दिक्कत ये आ जाएगी कि मैं तो अनलिमिटेड हूं, वो तो लिमिटेड है, उसका 12 लाख गया ठीक है, अगर उसने मान लो करोड़ों का नुकसान कर दिया तो मेरा तो जाएगा ही जाएगा इन्वेस्टमेंट जो मैंने फर्म में लगाया, एज इट एज वेल एज मेरा घर भी चला जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। अब इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस चीज के वजह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं बनता। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कह ले या लिमिटेड पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट की बात कर ले, इसमें हम लोगों का किसी भी तरीके से प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपलसरी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके बीच में कुछ ऐसा अलग सा सीन बनता है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए, अभी पेन कॉपी सब कुछ साइड में रखिए, मेरी बात को पहले ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया था कि दो सोल प्रोप्राइटर मिलकर के पार्टनरशिप बनाते हैं। तो भाई दोनों सोल प्रोप्राइटर का लिमिटेड लायबिलिटी था कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड था, तो दोनों अनलिमिटेड मिल करके एक पार्टनरशिप बना लिए। लेकिन एक इसमें से कह रहा है कि मैं लिमिटेड बनना चाहता हूं और मैं एक अनलिमिटेड बनना चाहता हूं, तो क्या दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए कौन बीच में आएगा, लॉ आएगी, हमारी गवर्नमेंट आएगी, जो रूल रेगुलेशंस हैं वो आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि भाई तुम्हारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और तुम लोग पार्टनरशिप भी करना चाहते हो।
तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी हो जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मेन सोल मोटिव यही था कि वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट को खत्म करे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके पार्टनर्स के बीच में, कि वो अच्छे से बिजनेस को रन करे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो क्या है, पार्टनरशिप डीड। डीड का क्या मतलब है, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। देखिए डीड क्या होता है, ये डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट इन द सेंस, आप जब कभी कोई बिजनेस करते हो या आप किसी से, मान लीजिए इसका एक मैं अच्छा एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लैंग मतलब थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज है लेकिन समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप किसी के पास जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से सब लोगों की शादी जरूर हुई होगी, कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है तो वो लोग भी आप जान जाएंगे, है ना। तो उसमें केस क्या होता है, ठीक है, और इस पे कोई कमेंट नहीं करेगा शादी वाले, ये जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब दो लोग के बीच में क्या हो रहा है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। शादी इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में समझता हूँ ना। तो जब हम लोग एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करते हैं कि भाई मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए, जो एक्चुअली कल्चर में होता है हम लोगों के, इंडियंस कल्चर में। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं हम लोग एक स्पेसिफिकली एक पेपर पर लिख देते हैं, एंड दैट पेपर इज इन द टू फॉर्म, है ना। एक तो होता है कि भाई गर्ल साइड की तरफ से और एक बॉय के साइड से तरफ से, मतलब दोनों तरफ होता है ना, कि भाई तुम्हें कितना चाहिए और हम कितना देंगे। तो ये तो भाई एक लेमन लैंग्वेज होगी, आप लोगों में से बहुत से लोगों को लगेगा कि सर ऐसी आप उठ पटांग बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं इधर माफी चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड ना कुछ इसी तरीके से, जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, तो दोनों लोग अपनी शर्तें बताते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है फिलहाल, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये मान लेते हैं ये ए है, जैसा एज यूजुअल मैं ए और बी को बहुत कंसिडर करता हूं। ये ए और बी है, पार्टनर्स बनने चाहते हैं, तो इन्होंने अपनी कुछ शर्तें लिख दी, इन्होंने कुछ अपनी शर्तें लिखवा दी। फिर इसी तरीके से इन्होंने दोनों ने मिलकर एक शर्त लिखवा दिया, कहा देखो यार हम लोगों के बीच में सारी चीजें तो हैं, लेकिन हम लोग कुछ अपनी चीजों को डिफाइन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हें भी पता हो कि मुझे क्या क्या चीजें पसंद नहीं है, और तुम्हें भी पता होनी चाहिए, तुम्हारे बारे में भी मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपना एक लिस्ट बना दिया। तो अब मैंने कहा तो सर यहाँ पर जो कंडीशन बन रही ना, ये इनफॉर्मल की बन रही है। पार्टनरशिप दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। तो ये अभी इनफॉर्मल कैटेगरी है, फॉर्मल नहीं है। इसमें कहीं भी लीगली गवर्नमेंट के कुछ रूल्स लॉस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इनफॉर्मल वे में दोनों ने अपना कंसर्न जताया कि भाई हम लोगों का ये है, तुम ऐसे ऐसे कर लेना, तुम ये कर लेना। तुम्हारा देखो 5 लाख रुपए लगा हुआ है, मेरा 10 लाख रुपए लगा हुआ है, हम लोगों के बीच में 2:1 का रिलेशन बनता है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा 1 तुम लेना, 2 हम लेंगे। इस तरीके से हो गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, है ना। तो ये इनफॉर्मल बेसिस हो गया, लेकिन फॉर्मल भी तो कुछ होगा ना, फॉर्मल भी होगा। तो लॉ कैसे करवाती है वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पार्टनरशिप डीड कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द एग्रीमेंट विच is entered into the partners. These agreement may be verbal or written, ठीक है, verbal हो सकता है, written भी हो सकता है, even though it is not essential to have a written agreement. कहीं भी written होने का दावा नहीं किया जाता कि भाई यहाँ पर written होना ही चाहिए, verbal से भी काम चल जाएगा। लेकिन written रहता है तो आप कहीं ना क्लेम कर सकते हो। कुछ लोग बातों से बदल जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर उन्होंने लिखा है एज वेल एज साइन भी किया अपना, ना भूत नहीं किया है। इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट एज इट इज कंस्टिट्यूट एंड एविडेंस ऑफ फॉर इट।
तो भाई ये क्या है, एक तरीके से एविडेंस की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? एविडेंस, झूठ बोल नहीं सकता वो। ठीक है। नेक्स्ट, द कंसिडरेशन agreed upon the partnership deed is a written agreement which is specified the terms and conditions that govern the particular partnership. ठीक है। अभी पर्टिकुलर पार्टनरशिप आ गया, देखिए एक नया टर्म। पीपीपी कॉन्सेप्ट भी आएगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या क्या बातें कह रहा है, देखते हैं इसको। पार्टनरशिप में क्या क्या हम लोग लिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जानने के लिए है। एमसीक्यू में मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है ना। और अगर आ जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा। देखिए, नेम ऑफ द फर्म आ जाएगा, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, कैसा आपका बिजनेस है, लोकेशन कौन से जगह पर करते हो, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या टाइम होगा, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 50 साल। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, सब पार्टनर मतलब हर एक पार्टनर ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस बेसिस पर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर, क्या क्या ड्यूटीज होंगे, क्या क्या राइट्स होंगे, ये सारी चीजें भी मेंशन रहती है। सैलरीज विड्रॉल बाय द पार्टनर्स, मतलब सैलरी भी तो मिलेगी ना। कुछ ऐसे होंगे एक्टिव पार्टनर है, कुछ स्लीपिंग पार्टनर है। तो स्लीपिंग पार्टनर क्या कहेगा, देखो यार मैं काम तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करता हूं, मैं अपने काम के बदले तुम्हें सैलरी दे देता हूं। तुम मेरा काम कर दो, मैं तो अपने काम के बदले तुम्हें क्या करता हूं, सैलरी दे देता हूं। तो वो ज्यादा काम करेगा तो सैलरी भी पाएगा। नेक्स्ट, कितनी सैलरी होगी ये भी मेंशन करना पड़ेगा। द टर्म गवर्निंग द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एग्जेम्पशंस ऑफ पार्टनर, एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, किसका हमें यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ दी रहती है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने कितने परसेंट होंगे, ये चीज बहुत मेंशन रहती। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये चीज याद रखना कि फॉर्मल में और इनफॉर्मल में इसका रोल है। इससे क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है, यहां पर आप लोग ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इससे एमसीक्यू बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कभी कंपनी इनफॉर्मल होती ना, मतलब रजिस्टर्ड नहीं होती, से मुंह जबानी ऐसे बना लिया, मतलब कोई लीगल कोई राइट्स नहीं होता, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। आप लोग चिल्लाते रहो कि भाई मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई तुम फर्म से लिए हो, अगर फर्म की बजाय बैंक से लिए होते तो तुमको लोन के बदले इंटरेस्ट देना पड़ता ना, तो उधर भी तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कितना है, इनफॉर्मल के केस में 6% आपको देना पड़ता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कैसे कैसे हम लोग फर्म को डिसॉल्व करेंगे, मतलब वाइंड अप भी तो होगा ना किसी वक्त, तो वो प्रोसीजर भी लिखा रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, अकाउंट कैसे बनाएंगे, ऑडिट किससे करवाएंगे, या ऑडिट कैसे होगा, कब होगा, कौन से मंथ में करवाएंगे ऑडिट, टैक्स फाइल कब करेंगे, ये सारी चीजें। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अच्छा यहाँ पर एक और लास्ट में नोट करके बड़ा छोटा छोटा लिखता है, कहता है कि देखो अगर डिस्प्यूट हो जाएगी तो हम लोगों के बीच में, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, है ना। हो सकता है अगर कैपिटल से रिलेटेड हुआ तो कुछ इंटरेस्ट वाला प्रोसीजर बनाएंगे, अगर कुछ और से रिलेटेड हुआ उसको देखेंगे। तो इससे कई क्लॉज बनते हैं, लगभग 10 से 12 क्लॉज बनते हैं, ठीक है। आई होप सो अभी तक आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की फर्म की बात क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस दैट द एंटरिंग ऑफ फर्म नेम along with the relevant prescribed particular in the registered firm and keep with the
रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ROC नाम याद रखिएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ROF। देखिए, कंपनी और फर्म में फर्क होता है। जब हम लोग पार्टनरशिप बात करते हैं तो पार्टनरशिप कोई कंपनी तो है नहीं, तो ये रजिस्ट्रेशन का काम तो नहीं करेगा ना, ये करेगा, ये तो करेगा नहीं, इसका काम तो कंपनी को रजिस्टर करना होगा। यहां कौन रजिस्टर करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म रजिस्टर करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस एंटरिंग इन द फर्म नेम अलोंग विद द रिलेवेंट प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर इन रजिस्टर ऑफ द फर्म। ठीक है, रजिस्टर ऑफ द फर्म कीप विद अलोंग विद द फर्म, मतलब यहाँ पे रजिस्टर ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। मतलब हमें यहाँ पर करना क्या है ना, हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जब जाए ना, तो ये जितनी भी चीजें अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ी ना, वो सारी चीजें हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, हमें सारी चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या क्या कह रहा है, नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमें जरूरत क्यों है? रजिस्ट्रेशन तो समझ गए, याद रखिएगा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन अभी आपको मिल गया, आपको पता भी चल गया होगा, कौन सा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म वाला। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म काम करती है। रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड and however non-registered deprive the firm from the number of benefits। देखिए हम रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं? रजिस्ट्रेशन जब करते हैं ना तो इसके बेनिफिट्स होते हैं। मान लीजिए आपके फर्म में कोई डिस्प्यूट हो जाती है, कोई दिक्कत आता है, पार्टनर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, सैलरी को लेकर के, वेजेस के लिए बहुत ज्यादा लोग लड़ने लगते, स्ट्राइक पे खड़े हो गए, तो उस केस में आप अगर अपने नॉमिक्लेचर, मतलब जो भी नॉर्म्स है उसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वो कहीं ना कहीं नॉर्म्स में अगर सारी चीजें बता रखी तो वो स्ट्राइक नहीं करेगा, वो वेजेस की लड़ाई नहीं करेगा, वो सैलरी की लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पे आपने रजिस्टर्ड नहीं किया तो वो पूछेगा ना कि आपने मुझसे इतना ज्यादा काम कराया, इतना ज्यादा वर्कलोड लिया, आपने मुझे इतना ही सैलरी दिया, ये कहां का इंसाफ है सर? तो कहीं ना कहीं एक राइट्स के लिए जो लड़ाई होती है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म एज फॉलोज। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं भाई अगर रजिस्टर्ड नहीं होता? क्या नहीं रजिस्टर्ड होता? फर्म रजिस्टर्ड नहीं होता। देखते हैं पहला कॉन्सिक्वेंसेस, पहला, अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ स्यू अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। आपका पार्टनर, मेरा पार्टनर मान लीजिए श्याम था, श्याम पैसे लेकर के भाग जाता है, फर्म का पैसा क्या रहता है, हम दोनों ही पार्टनर रहते तो हम ही दोनों का पैसा है, वो अपना पैसा तो लेके जाता है, साथ ही साथ मेरा पैसा भी लेके चला जाता है। तो क्या हम कहीं पर, ऐसा तुम्हें लगता है कि हम कह सकते नहीं हम जा रहे हैं केस फाइल करने, FIR करने जा रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट सुनेगी नहीं, कहेगी भाई तुम रजिस्टर्ड करवाए थे, तुम लोग तो इनफॉर्मल वे में चल रहे थे, फॉर्मल तो थे नहीं, तो हम तुम्हारी कैसे मदद करें? हाँ, न तुमने उसके घर का एड्रेस लिया, न तुमने उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिखाया, हो सकता है वो अपने कैपिटल का हिस्सा ही लेके गया हो, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? तो इस आइडेंटिफिकेशन के लिए, इस एविडेंस के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, तो स्यू नहीं कर सकते आप यहां पर। दूसरा, द फर्म कैन नॉट स्यू अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, ये भी है, यहां पर तो पार्टनर के साथ हो गया, कंपनी के साथ हो गया, थर्ड पार्टी पे भी आप नहीं क्लेम कर सकते। अगर थर्ड पार्टी आपका पैसा लेके चली जाती है ना, किसी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे वो हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट था, वो गया था कॉन्ट्रैक्ट करके लेके आया, और हम लोग जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दिए और हम लोग रजिस्टर्ड नहीं थे,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का सॉरी सप्लाई किए प्रोडक्ट का, और पैसे हम लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, तो वो क्या किया, प्रोडक्ट लिख लिया और हम लोग के ऊपर लाइबिलिटी होगी, क्योंकि भाई उधार लेकर के हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था, अब लोग के ऊपर तो लोन हो गया। अब वो पैसा दे नहीं रहा, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि भाई कह रहा है रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहां पर गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी हेल्प? हम कहेंगे ना भाई क्यों नहीं हेल्प करोगे, हेल्प कर दो, कहेगा नहीं हेल्प करेंगे। क्यों नहीं हेल्प करेंगे? क्योंकि उसका रीजन है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने कुछ नियम बनाया होगा कि ये पेपर साइन करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, इसकी कॉपी पहले हम हैंड ओवर करेंगे और इतने इतने दिन में हम पेमेंट करेंगे, ऐसा वाला आपने कुछ किया क्या? आपने कोई लीगल प्रोसीजर इस्तेमाल किया? कहा नहीं। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि उसने आपको पैसा दिया और आप एक कंपनी हो? तो यहां पर भी एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थर्ड, द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर। अच्छा, यहां पर पर्टिकुलरली पार्टनर ना फर्म पे कर सकता, ना फर्म पार्टनर पे कर सकती, कोई किसी पे केस नहीं कर सकता। तो ये तो बड़ा बुरा हालत है कि भाई कोई किसी को अपनी गलती हो जाती, लॉस हो जाता है, कोई किसी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ये बड़ा गलत वाला सीन है यहाँ पे। इन व्यू ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेस इट इज एडवर्सेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। तो भाई एडवर्स, भाई सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करें, अपने आप को रजिस्टर करवा लें। इतने बुरे वक्त को क्यों देखें? जब हमें लगता है कि मेरा पार्टनर बहुत ज्यादा गड़बड़ मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मेरे साथ कुछ ना कुछ बदमाशी कर देगा, तो रजिस्टर करवा लो, रखो उसको। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सीधा साधा है, ऐसा वैसा, तो मत करो। लेकिन याद करो कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो फिर तुम कभी कुछ कर भी नहीं पाओगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the partner may be get the firm registered with the registrar of firm। जैसा मैंने बोला रजिस्ट्रार ऑफ फर्म करती है। द स्टेट इन विच द फर्म इज सिचुएटेड, द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एनी टाइम ऑफ ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी ना? नेक्स्ट आगे बढ़े। The procedure for getting a firm registered is as follows. First, submission of application in the prescribed form of registration of the firm. The application should be signed by all the partner and should contain the following particulars. अब देखो रजिस्ट्रेशन तो हमने करना स्टार्ट कर दिया, तो प्रोसीजर क्या क्या होंगे? नेम ऑफ द फर्म लिखा होना चाहिए, फर्म की लोकेशन कहाँ होगी। देखिए फर्म अब रजिस्टर्ड होने जा रही है, ठीक है ना, तो बजाओ ताली, है ना, बजाओ ताली भाई, फर्म रजिस्टर होने जा रही है। नेम ऑफ द फर्म बता देना, लोकेशन बता देना उसका। नेम ऑफ द अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज द बिजनेस, कहीं और भी शायद बिजनेस कर रही होगी, शायद ब्रांच यहां ओपन कर रही है, तो उसको बता देना। डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन, मतलब कौन कौन सी डेट पे कौन कौन पार्टनर ज्वाइन किए, क्या क्या कैपिटल लाए, ये बता देना, है ना। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप क्या तुम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, अनलिमिटेड कितना रखना चाहते हो, तो वो तुम थोड़ा डिफाइन कर देना। पार्टनरशिप डीड में एक क्वालिटी होती है, इसमें आप टाइम पीरियड बताते हैं, जरूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने 5 साल 10 साल के लिए लिया, तो उसी हिसाब से वो फीस चार्ज करते हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होती है वो फीस चार्ज करती है। आपने कहा सर मैं 10 साल के लिए लेना चाहता हूं, तो कहेगा भाई, मान लेते एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लेते 5,000 रुपए मांगता है, ठीक है। लेकिन आपने कह दिया मैं 50 साल के लिए ये फर्म चलाना चाहता हूं, हम लोग की पार्टनरशिप होगी, तो कहेगा भाई 5,000 इंटू, तो भाई यहाँ पे कर दो 25,000 कर दो, समझ गए। तो इस तरीके से यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, तो तुम्हारे अंदर लगेगा कि हम 5 साल का एक काम करते, करवा लेते, 2,500 रुपए दे देंगे। हाँ करवा लो, 2.5 साल, ढाई मतलब यहाँ पे जो भी 5 साल के बाद ना तुम्हें अगेन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ेगा उसको रिन्यू करवाने के लिए, ठीक है, ये जरूरी होता है।
अदरवाइज वो पूरी तरीके से नल एंड वॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है कि हम 10 साल या 5 साल का करा ले और फिर उसके बाद भूल जाए, तो भाई वो कहेगा कहाँ थे इतने दिनों तक। ठीक है, तो इस तरीके से अब सारे पार्टनर्स अपना साइन कर देंगे उसमें। नेक्स्ट क्या हो जाता है, अच्छा ये देखिए यहाँ पर साफ साफ जो मैंने पॉइंट बताया वो चीज लिखी हुई है, डिपोजिशन ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ठीक, रजिस्टर आफ्टर द अप्रूवल will make an entry in the registrar of firm will be subsequently issue a certificate of registration। जब ये आप रजिस्टर करवा लेते हो ना तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें टिन नंबर और दुनिया भर का जो कोड होते हैं वो सारी चीजें मिलती हैं। उन्हीं चीजों को, उन्हीं स्टैम्प्स को इस्तेमाल करके हम लोग पार्टनरशिप के आगे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर उसी जगह पे, जैसे सीबीएसई का एफिलिएशन नंबर होता है ना हर एक स्कूल के पास, तो इसी तरीके से इनके पास भी अपना एक कोड होता है, तो वो सर्टिफिकेट में देता है। और कोड और सर्टिफिकेट में बाकायदा लिखा होता है कि भाई देख लो 5 साल का है, 10 साल का है, 50 साल का। और उनके पास तो ठीक है, लेकिन जब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास भी वो कोड रहता है, उनको पता होता है कि भाई 5 साल बाद इस इंसान का ये खत्म हो जाएगा, सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर केस स्टडी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जल्दी से रिकैप करते हैं सारी चीजें। देखिए, पार्टनरशिप इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देयर इज नो सेपरेट एक्ट विच गवर्न द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने वाली कोई बॉडी नहीं है, पार्टनरशिप को 32 एक्ट करती है। इट इज एन ऑप्शनल बट इट डिजायरेबल दैट द पार्टनरशिप फर्म शुड बी रजिस्टर्ड। ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप करवा लेते हो रजिस्टर्ड तो फायदा मिलता है। देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहां पर किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, जैसा अब मैंने बताया था आप लोगों को। इसके अंदर भी रूल आया था ना, क्या आया था, कंपनीज एक्ट जो होती है ना, कंपनी की जो एक्ट थी 1956, उसके तहत हम लोग ने 10 और 20 देखा था। 10 बैंक और 20 क्या था, अदर। फिर आया कंपनीज एक्ट 2013, इसमें क्या बताया था, इसने कहा था कि भाई हमारे पार्टनर्स कितने होंगे, 100 होंगे। कंपनीज एक्ट 2014 आया, जिसने बताया कि अब कितने होंगे, 50 पार्टनर्स मैक्सिमम टू मैक्स होंगे। और इसका सेक्शन क्या था, 464 में डिफाइंड हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इट इज ओन एंड मैनेज बाय 1 पर्सन। यहां पर तो भाई 2 और 50 है, लेकिन वहां पर क्या है, सिर्फ 1 पर्सन करेगा। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर इज एसेंशियल। तो यहां पर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। जो चीजें हैं तुम बता करके, पूछ करके सारा काम करते हो, लेकिन यहाँ पर नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ कोई एग्रीमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ पे सारी चीजें पूछ पूछ के, एक दूसरे से पूछ पूछ के, परमिशन ले लेकर काम करना पड़ता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओनर्स कंट्रीब्यूट द इंटायर कैपिटल। यहाँ पार्टनर्स दे देते हैं अपना कैपिटल, वहां ओनर्स का खुद का कैपिटल होता है, चाहे वो बोरो करके कैपिटल लगे, चाहे उसका सेल्फ कैपिटल हो। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। तो यहाँ पर रेशियो सिस्टम चलता है, जैसा तो आप लोग जानते ही हैं, 1:2, 2:1, जैसा उसका उन लोगों के बीच में डिसीजन हुआ हो। इट इज ओन एंड अर्न बाय द प्रॉफिट एंड बेयर ऑल द लॉस। लेकिन यहाँ पर अगर किसी तरीके का लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो वो अकेले बियर करता है सोल प्रोप्राइटर। द रिस्क इज बॉन्ड बाय द पार्टनर ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअली। अच्छा, यहाँ पर एक और लाइन लिखी, बड़ा ध्यान समझिएगा, मुझे ये लाइन बहुत प्यारी लगी। ठीक है, और वो क्या है,
पार्टनरशिप रिस्क लेंगे, ज्वाइंटली भी ले सकते हैं और इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। आप रिलेट करिए जो अभी मैंने आपको बातें बताई थी, बॉन्ड बाय ज्वाइंटली तो ठीक है सर, अनलिमिटेड वाला दोनों का, इंडिविजुअली कौन लेगा, लिमिटेड वाला। बात याद आ गई, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इट इज ओनर बियर ऑल द लॉस, मतलब यहां पर रिस्क जो भी बियर करता है ओनर सारी चीजें बियर करता है भाई, उसका इंडिविजुअली कुछ नहीं है, उसका सारा कंप्लीट, ठीक है। अभी तक बात समझ में आपको आ रही होगी। अच्छा, अब सीक्रेसी की बात करते हैं। सीक्रेट, भाई हर एक बिजनेस का अपना सीक्रेट होता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द फुल सीक्रेसी एज द बिजनेस इज नोन ऑल द पार्टनर, मतलब सीक्रेट तो होता नहीं, पार्टनर एक दूसरे का सबका सीक्रेट जानते रहते हैं, कैसे बिजनेस है, क्या चीज तुम यूज करते हो, कैसे क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हो, सबको सब पता होता है। लेकिन ये पूरी तरीके से सीक्रेट मेंटेन करता है, क्योंकि ये वन शो वन मैन वाला है, वन मैन वन शो वाला केस है, मतलब कि यहाँ पर एक आदमी ही एक शो परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट एवरी पार्टनर टेक प्लेस, है ना, सभी को राइट होता है कि पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में, लेकिन आपने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में देखा था, पार्टनर्स में देखा था, सॉरी मैं आप पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, ये पार्टनरशिप है दोस्तों, वो पार्टनर्स थे। कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहां पर सभी को राइट्स तो है, कुछ एक्सेप्शंस है, उनके बारे में मैं बता चुका हूं, आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख करके उसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे शायद स्लीपिंग पार्टनर के बारे में बोला था, और फिर इसी तरीके से होल्डिंग आउट पार्टनरशिप, पार्टनर बाय स्टोपेल, है ना, इस तरीके से। यहां पर फुल कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इन देयर हैंड्स ऑफ ओनर एंड ही हैज सोल जज ऑफ हिज बिजनेस, तो अकेला मालिक है, अकेला जज है, अकेला इंसान, वो सारा चीज खुद करेगा, सारा चीज हर अपना मैनेज करता है। आई होप सो डिफरेंस आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आ जाइए दूसरे डिफरेंस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या कहता है, कहता है कि जो पार्टनरशिप है उसको तो गवर्न कर लिया भाई 32 ने, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट यहां आता है 1956। अच्छा, यहां पे दोस्तों मैंने एक पॉइंट और आप लोगों को बताया था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था एक 2005, है ना, 2005 था कि 2008, बताइएगा जरूर। यहां पर जिसमें दया भागा और मिताक्षरा आया था, असम और वेस्ट बंगाल, याद है, उस पॉइंट को जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 2 और 50, और यहां पर क्या होते हैं कि मिनिमम 2 तो होने चाहिए, लेकिन लिमिट कुछ नहीं है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, छोटा बच्चा से लेकर के बुढ़े तक का यहाँ आदमी ओनर होता है, मतलब मेंबर होता है उस बिजनेस का। अच्छा, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अमंग्स दी पार्टनर इज एसेंशियल, यहाँ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है, सारे पार्टनर्स में सब कुछ बताया होता है कि भाई ऐसा ऐसा करने का है, लेकिन यहाँ पर इट क्रिएट बाय दी ऑपरेशन बाय हिंदू लॉ एंड नो एग्रीमेंट इज नीडेड। यहाँ पर हिंदू लॉ क्या करते हैं, काम करता है, और कोई एग्रीमेंट नहीं चलता, मतलब छोटा बच्चा जन्म लिया, वो क्या एग्रीमेंट कर लेगा, कोई एग्रीमेंट कर सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, वो एग्रीमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, हिंदू लॉ से वो अपने आप को रजिस्टर समझ ले, वो छोटा बच्चा ऐसे पैदा हुआ, वो सोच रहा है भाई पैदा होते ही मान बिजनेस के वो बन गए, पार्टनर बन गए, है ना, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, अ फैमिली कैन बी एन अ फीमेल कैन बी एन एक्टिव पार्टनर। अच्छा, यहाँ पे फीमेल को भी पार्टनर बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात, एंड फीमेल कैन नॉट बी एन एक्टिव पार्टनर, एक्टिव मेंबर। तो फीमेल तो पार्टनरशिप में आ सकती हैं, लेकिन एचयूएफ में फीमेल की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि जब तक अमेंडमेंट नहीं आया था, अमेंडमेंट आ जाने के बाद फीमेल्स की बड़ी वर्चस्व हो गया था, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था, आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो दया भागा था उसके अंतर्गत जो फीमेल होती है ना, उनको भी एज एन ओनर की तरीके ट्रीट किया जाता है कि भाई ही इज अ कर्ता एंड एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वो भी ओनर बन जाएंगे। अच्छा, इसके बाद लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड। यहाँ लायबिलिटी कैसी होती है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है,
मैंने बता दिया किसकी अनलिमिटेड नहीं होती है। एक्सेप्ट कर्ता ऑल द मेंबर्स आर लिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता की अनलिमिटेड होती है और को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। यहां तक बात आपको क्लियर समझ में आ रही हो। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद देख लेते हैं आगे। इसमें कहता है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज फिक्स्ड होता है भाई सबका पार्टनर का, उसमें बताया होते हैं। लेकिन यह प्रॉफिट शेयरिंग कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू द बर्थ एंड डेथ ऑफ द फैमिली। भाई यहां पर ना जैसा जैसा बच्चा जन्म लेगा, जैसा जैसे जैसे बुजुर्ग लोग खत्म होते जाएंगे ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिफरेंस आएगा। तो वो डिफरेंस यहां पर एचयूएफ में देखने को मिलेगा। अच्छा, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, है ना, पार्टनरशिप में माइनर तो पार्टनर बन नहीं सकता। अब सर कहेंगे सर पार्टनर माइनर्स एक्ट आया था, मेजर एक्ट, उसके अंतर्गत बेनिफिशियरी बना सकते हैं उसको। बिल्कुल बना सकते हैं, आप लोग उसको बेनिफिशियरी बना सकते हैं, लेकिन लॉस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को वो नहीं देख सकता, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट सॉरी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। तो माइनर के साथ थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंडियन मेजॉरिटी सॉरी जो मेजॉरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत बताया गया था कि माइनर्स जो है बन नहीं सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनर बिकम अ को पार्टनर्स ऑफ बर्थ, क्योंकि वो बचपन से जब पैदा ही बच्चा हुआ है तो वो तो पार्टनर के मेंबर बन गया, वहां का मालिक बन गया है, उसको दिक्कत नहीं है। एवरी पार्टनर कैन टेक एक्टिव पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पर भाई यहाँ पर तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, लेकिन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस रेस्ट ओनली बाय द कर्ता। मैनेजमेंट और कंट्रोल ज्यादातर किसके द्वारा किए जा रहे हैं, कर्ता के द्वारा। को पार्टनर्स फॉलोअर्स हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद द पार्टनरशिप इट डिसॉल्व व्हेन डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, डेथ इंसॉल्वेंसी केस में इंसेंट हो गया, पागल हो गया, ऐसे केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व। लेकिन इट कंटिन्यूज द एग्जिस्टेंस, लेकिन यहां पर जो है ना एचयूएफ में ऐसा नहीं है। कर्ता के खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट जो उसका एल्डेस्ट मेंबर होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। एल्डर जो भी होगा, नेक्स्ट एल्डर वन वो हो जाएंगे भाई, कौन, नेक्स्ट ओनर, ठीक है। आ गया जिसके बारे में हम लोग बहुत बार बार बोल रहे थे शायद, है ना सर, हम लोग कहाँ सर, आप ही तो बोल रहे थे, ठीक है हम ही बोल रहे थे। सुनो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। अब ये क्या, कौन सी कॉर्पोरेट बॉडी है या क्या काम करती है, इसके बारे में समझिए। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट formed and incorporate under the act as a legal entity separate from that of partners, ठीक है। These contain the elements of both a corporate structure as well as partnership of the firm structure। मतलब यहां पे जो एलएलपी दे रहा है ना, कह रहा लीगल एंटिटी है और सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स, और ये पार्टनर से थोड़ा सा अलग होता है, पार्टनरशिप से थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो इसको जरा समझते, एज वेल एज पार्टनरशिप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे भी थोड़ा अलग होता है, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या है। फॉर्मेशन देख लेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है। सर ये तो नाम बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले समझें तो समझ में आएगा, है ना। पहला फॉर्मेशन देखेंगे, फॉर्मेशन क्या कहता है। एलएलपी इज गवर्न्ड बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है इसे गवर्न करता है सर। तो 2008 जो है इसे गवर्न करता है एलएलपी को। तो एलएलपी को कौन गवर्न करेगा, एलएलपी
Partnership Act 2008, which has come into force with effect from 1st April 2009. एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया सर, दो एमसीक्यू बन गए। पहला एमसीक्यू बना कि एलएलपी का एक्ट कौन है, कौन गवर्न करता है, तो एलएलपी एक्ट 2008। दूसरा, इट इज इन इफेक्ट, कब इफेक्ट में आया, फ्रॉम वेयर इट इज इन इफेक्ट, 2009, 1st April 2009। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल इन एलएलपी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहीं भी एप्लीकेबल यहां होना नहीं है, याद रखिएगा। एलएलपी का खुद का एक्ट है 2008 में, तो पहले तो बात हो गया पार्लियामेंट में, और फिर इसके बाद यहां पर जो एक्टिव मोड में आया 2009 में, ठीक है, 1st April, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट कब होता है, फ्रॉम द 1st April टू द 31st March तक। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, द एलएलपी इज इजी टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट एंड रन। तो बहुत आराम से इजीली हम लोग ऑपरेट करते हैं, रन कर लेते हैं बिजनेस को, है ना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन की बात करेंगे। द एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस, है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है एलएलपी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसीजर। तो लीगल प्रोसीजर के द्वारा बन रहा है। हमने पहले ही आपसे बता दिया था कि इस चीज को समझ लीजिए कि जो एलएलपी है वो आपका किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड होना ही होगा, क्योंकि इसमें लिमिटेड वर्ड आ गया, अनलिमिटेड होता, रजिस्टर करने की जरूरत ना पड़ती। बट लाइक अ नेचुरल पर्सन इट इज capable to entering into the contract and holding और धीरूभाई अंबानी, ये दोनों अलग अलग है। रतन टाटा और टाटा कंपनी दोनों अलग अलग है। ये होता है यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब टाटा कंपनी या रिलायंस अपने में खुद में एक आर्टिफिशियल, एक इंसान है, एक जीता जागता इंसान है, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आर्टिफिशियल समझ में आ गया। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करेंगे सर। जहां पे आर्टिफिशियल पर्सन आएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा कि जिस जगह पर आपके पास आर्टिफिशियल पर्सन की बात हो जाएगी, उस जगह पर आप तुरंत एक चीज लगा दीजिएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होके रहेगी सर, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दोनों लोग अलग हो गए ना। अब किस बात की लायबिलिटी, है ना। देखो, जुड़ा हुआ है, कुछ चीजों को समझिएगा, जुड़ा हुआ है। लायबिलिटी जैसे ही तुमने लिमिटेड की, सेपरेट लीगल एंटिटी आना ही आना, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी आना ही आना है। और सेपरेट लीगल एंटिटी आएगी तो सामने वाला जो बिजनेस कर रहे हो ना, वो बिजनेस हमेशा आर्टिफिशियल अपने आप बन जाएगा। उसको बताने की जरूरत नहीं कि भाई आर्टिफिशियल बनाने वाले या आर्टिफिशियल है, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, जैसे लायबिलिटी लिमिटेड करे, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी, मतलब तुम और तुम्हारा बिजनेस दोनों अलग हो गया। और जैसे ही दोनों लोग अलग हो गए तो वो अपने आप खुद से इंसान समझने लग जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो वही यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, लायबिलिटी ऑफ एनी एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, दैट इज द एलएलपी एंड अदर पार्टनर कैन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो भाई यहाँ पे पार्टनर्स और उसके क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन की बात करेंगे सर। ये नाम अच्छा है, इसीलिए इसका काम भी अच्छा होगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है, LLP has a permanent and perpetual succession. Death, insane, retirement or insolvency of any partner, no impact on the existence of the LLP. कंपनी जैसे कंपनी होती है ना, उसी तरह ये भी है। जब कंपनी के अंदर कोई खत्म हो जाता है तो जब कंपनी को इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब आर्टिफिशियल बन चुका है तो यहाँ पे पार्टनर के खत्म होने से कैसा फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना।
तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, आओ मरते जाओ, आओ मरते जाओ, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये सीन है। अच्छा सर, फिर वही वाली बात, आओ चलता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्टर भी करवाते भी चलना। ठीक है ना, एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन उसी तरीके होता है जैसे पार्टनरशिप का होता है। ठीक है ना, इसका रजिस्ट्रेशन का कैसा होता है, 2008 के एलएलपी एक्ट 2008। अब लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की बात करेगा, कैसा होगा यहाँ पे भाई, बताओ जल्दी जल्दी, सोचो सोचो, बहुत परेशान है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन दी LLP and no partners is liable on account of their independent or authorized action of the other partner. So, individual partner are protected from jointly and liable created by the other partner and wrongfully business misconduct. समझे? नहीं समझे तो समझाते हैं, समझो। लायबिलिटी यहाँ पे क्या होती है पार्टनर्स की ना, वो लिमिटेड नेचर की होती है। 5 लाख लगाओगे तो 5 लाख तक का तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, 10 लाख लगाओगे तो 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, उसी तरीके से तुमको वहां पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है ना, और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि भाई सब लोगों का मिला लिया, 4-5 लोगों का मिला जुला के बना दिया और कहा अब सुविधा दो, कहेगा भाग जाओ यहां से। जिसका जिसका जितना जितना कंट्रीब्यूशन है उतना उतना उसकी लायबिलिटी बनती है ना। मेन लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता क्यों है इसको समझ लो। ये लायबिलिटी और अनलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है कि जब आप फर्म में हो ना और आप विड्रॉल कर रहे हो तो उस केस में आपके पास लिमिट जरूर होना चाहिए। अनलिमिटेड विड्रॉल कर लेने से बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, बिजनेस के अंदर ड्राइंग्स होने पर बिजनेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। इसके बाद आता है 6 मेंबरशिप। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मेंबरशिप ले लेंगे। इट इज रिक्वायर्ड मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड देयर नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अच्छा एक चीज बता दें आप लोगों को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल्कुल डिट्टो आपका कंपनी की तरह काम कर रहा है। आप नहीं 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 नहीं, कंपनी में भी सर 2 पॉइंट होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। कंपनी कैसे काम करेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं क्या, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी मिनिमम मेंबर तो 7 होते हैं, इसमें 2 बता रहा है, तो उसका सीन अलग, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी यहां पर मेंबर्स क्या है, 2 हैं, 2 होने चाहिए, लेकिन लिमिट इसका मैक्सिमम बताया। एमसीक्यू आ गया सर, तुरंत इसको मार्क कर लीजिए, एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू ये आया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट क्या होती है एक फर्म में, तो हम क्या बताएंगे, नो लिमिट। मिनिमम कितनी होती है बताएंगे 2। बात क्लियर है, चलिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सर यहां कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मैंने कहा ना लिमिटेड लायबिलिटी का सीन बन रहा है, तो यहां मैक्सिमम और मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तो हम बात ही नहीं करेंगे। जितना आपका बन सके, जितना आपकी श्रद्धा हो, उस हिसाब से आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट। हम लोग के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। कैसा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विद LLP and governed by an LLP agreement between the partners. LLP Act 2008 provide the flexibility to a partner diverse the agreement as per the choice, and in the absence of any such agreement, the mutual rights and duties are governed by the LLP 2008। तो
यहां पर जैसा आप ये समझ लीजिए कि पहले तो आपका कैपिटल की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा था। कैपिटल का कंट्रीब्यूशन का सीन ये था कि आप लोगों को कैपिटल कंट्रीब्यूट तो करना है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, चाहे आप ज्यादा करो, आप कम करो, चाहे जितना भी करो। लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, वो ये कि जो भी आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हो या कुछ भी करते हो तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं कि भाई 5 लाख कर रहे हो तो आप 2.5 लाख का विड्रॉल कर सकते हैं पूरे साल भर में या 2 साल में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इससे ज्यादा आप करने का मतलब ये कि आप वहां से पैसे निकाल सिर्फ रहे हैं, आप लगा नहीं रहे। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये नहीं होता कि आप वो क्या करो, पैसे लगा के निकालना शुरू कर दो, वो बैंक नहीं है ना, वहां पर मनी का सर्कुलेशन होना है। तो ये लिमिटेशंस यहां एग्रीमेंट्स में बता दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। भाई बिजनेस क्या है? प्रॉफिट ओनली, बिल्कुल लाइन भी सही है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग द LLP इज कैरिंग ऑन lawful business with a view to earn profit. Thus the LLP cannot be formed the charitable and non-economic purpose. कोई भी बिजनेस हम जब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए ना कर रहे हैं। इतने प्रोविजंस ले आए, 2008 में बोला, 2009 1 अप्रैल में आया, इतना बड़ा स्यापा कर डाला। किस लिए भाई? प्रॉफिट के लिए ना, नॉन प्रॉफिट के लिए तो कुछ भी करो। सरकार कहती ठीक है, बढ़िया है, हमारा काम कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कहता है? डिजाइन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात कर रहा है। एवरी LLP इज रिक्वायर्ड टू हैव एट लीस्ट 2 designated partners who must have an individual at least one of the designated partner। मतलब एक डेजिग्नेटेड पर्सनालिटी होनी चाहिए किसी भी फर्म में ना। 2 पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जिनके हम कह सके भाई जब भी हम फर्म में जाएंगे ये दोनों लोग तो मिलेंगे ही, ये दोनों तो यहाँ के परमानेंट पार्टनर। तो ऐसे 2 लोग तो होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर द अकाउंटेबल फॉर द रेगुलर एंड लीगल अकम्प्लिश बिसाइड देयर लायबिलिटी एज पार्ट। तो ये ना, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं 2 है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होंगे? 2 है। और ये हमेशा होने चाहिए क्योंकि इन्हीं का काम मेन अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देना, रेगुलरिटी पे ध्यान देना, लीगल जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन पे ध्यान देने का काम इन्हीं का है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही है तो बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप तो समझे थे, लिमिटेड लायबिलिटी को समझते हैं, दोनों को समझेंगे ना। क्या कहता है? गवर्निंग लॉ पहला, इसको तो गवर्न 1932 कर रहा है, इसको गवर्न कौन करेगा? 2008। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कर रहा है इंडियन ये पार्टनरशिप को, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 कर रहा है। रजिस्ट्रेशन यहाँ ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ ऑप्शनल नहीं भैया, कंपलसरी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। ये जो है क्रिएट कॉन्ट्रैक्टर दोनों लोगों के बीच में होना चाहिए। और ये जो है ना लॉ बनाती है, लॉ से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब यहां पर ये जो बनेगा ना आपका, इसमें सरकार के रूल्स रेगुलेशंस लॉस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म, ठीक है। एंड सो देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी। अब समझ में आ गया कि भाई सेपरेट एंटिटी नहीं है, इसका मतलब कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला सीन। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई लिमिटेड लायबिलिटी होगी तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो होनी है ना। इट डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। इसका परपेचुअल सक्सेशन की बात करेंगे तो डेथ इंसेंट हो जाने के बाद दुकान इनकी बंद हो जाएगी।
लेकिन इनकी दुकान चलती रहेगी। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड पार्टनरशिप में कम एंड गो। इनकी शॉप चलती रहेगी बढ़िया। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की लिमिटेशंस नहीं है। यहां लिमिटेशंस है 2 या 50, लेकिन यहां पर 2 अनलिमिटेड। समझ गए? ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर क्या है 2 और मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और देख ले क्या कह रहा है। ये लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इनकी लायबिलिटी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन बेस्ड पे होती है, लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप डीड, चैरिटेबल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर डिनोट करते हैं कि इनके राइट्स एंड ड्यूटीज को। यहाँ पर एलएलपी एग्रीमेंट्स चैरिटेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उनको करेंगे। तो वहां पे पार्टनरशिप डीड है, यहाँ पे एलएलपी डीड है। उन दोनों लोग अपने अपने जो है रूल्स रेगुलेशन बताते हैं। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी एंड इट्स नेम सेम, मतलब परचेज नेम ऑफ द पार्टनर। मतलब यहाँ पे कि कहना ये चाह रहा है पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट होल्ड द प्रॉपर्टीज इन इट्स नेम। ठीक है, और सेम इट मस्ट बी परचेज इन द नेम ऑफ पार्टनर। यहां पर नेम से रिलेटेड की बात हो रही है, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई भी इंसान यहां पर पर्टिकुलर अपना नाम इस्तेमाल करके ये नहीं बना सकता। ठीक है ना, यहां पर पार्टनरशिप में मान लीजिए राम, श्याम और ये दुनिया भर के लोग जुड़ करके पार्टनर बन गए और इन्होंने सबका नाम लिख करके पार्टनरशिप फर्म डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक दो का नाम डाल दोगे तो डिस्प्यूट हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते। यहाँ कॉमन एक नेम लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर द प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड बाय द नेम ऑफ एलएलपी। और लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा ना, आप किसी का भी नाम लिख लो, जैसे इसके नाम के आगे कहीं भी आपको पार्टनरशिप फर्म जैसा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नया लिखे तो कोई भी दिक्कत, वो भी दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर ना आप ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे कि XYZ LLP कॉरपोरेशन, ऐसा कुछ करके लिखना पड़ेगा। मतलब एलएलपी को यहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एट लास्ट। ठीक है, और इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, कॉमन सील की अगर हम लोग बात करें, जैसा यहां पे लिखा हुआ है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब होता है कंपनी का खुद का एक अपना मोहर या अपना कंपनी का खुद की आइडेंटिफिकेशन। तो कॉमन सील यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है इट डिनोट्स द सिग्नेचर ऑफ द फर्म एंड एलएलपी मे हैव ओन कॉमन सील एंड डिजायर्ड। यहां पर उनकी खुद की कॉमन सील, खुद का नाम, टिन नंबर, सब कुछ होना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको एक बार जरूर से आप लोग देखिएगा अगेन वीडियो। आज हम लोग ने एमसीक्यू की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर इस वीडियो से मैं आप लोगों को इस चीज का 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को मैक्स टू मैक्स एमसीक्यू मिलने वाले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे एक 2 पॉइंट शायद छूट गया था, इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल एजेंट्स रिलेशनशिप, तो भाई पार्टनर्स के साथ क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। लेकिन पार्टनर यहाँ एलएलपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसा मैंने बोला लिमिटेड लायबिलिटी सिस्टम है तो कहां से हो जाएगा। पार्टनर्स कैन कीप द नेम एज पर चॉइस, फर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी नाम रख लेंगे। लेकिन यहां पर कह रहा है एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल यूज द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और इट्स एनोनिम्स। और तो यहां पर बोल रहा है एनोनिम्स का मतलब ये है कि भाई तुम अपना जो नाम रखना है रखो, एलएलपी नाम जरूर रख देना, नहीं तो हम तो सर्टिफाइड किए हो ना, नाम नेम क्लॉज में ले जा करके क्लेम कर देंगे, नेम क्लॉज में ले जाके क्लेम कर देंगे कि इसने एलएलपी खोली है, एलएलपी का सर्टिफिकेट लिया है और अपने नाम में ले जाके एलएलपी कहीं लिखा ही नहीं है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है पार्टनरशिप के नाम पे। ठीक है, पहले तो तुम उन्हें पार्टनरशिप के नाम पे कहोगे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी और ले जाकर उनको मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे हो। ठीक है, अब यहां पे सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप लोग एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से बात समझिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो बिजनेस स्टडीज की जितनी भी सीरीज चल रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। उसका रीजन ये है कि हम लोगों में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अपनी पढ़ाई को कई सालों से नहीं किए, या फिर बुक्स को छुए कभी काफी टाइम हो गया है। तो उन लोगों के लिए ये बेस का बहुत अच्छा टाइम है। ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों की वैकेंसी अभी होल्ड पे है, रुकी हुई है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए कि एक गॉड गिफ्ट की तरीके समझिए, इसको पॉजिटिव साइन समझिए कि जो अभी तक बेसिकली अभी तैयार नहीं हुए ना, तो उनके लिए ये आज का लेक्चर तो एकदम शानदार, बहुत बढ़िया जाएगा। इसको समझ लीजिए। फर्स्ट, इन बोथ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर कैन नॉट are not an employee and rather they are agent। क्या कह रहा है? बोथ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। पार्टनर आर नॉट एम्प्लॉय, पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है, रादर दे आर एजेंट। ना ही मतलब कह सकते हैं कि भाई कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई वहां का नौकर नहीं है, वो सब वहां के क्या है? एजेंट है। एजेंट विनोद, सर एजेंट विनोद कौन है? कोई होगा, आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे। एजेंट का मतलब ये होता है जो आपके फर्म के लिए काम करता है, उसके मोटिवेशन या उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उसको एजेंट्स के तरीके हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। वो कोई नौकर नहीं, हमारे यहाँ सैलरी नहीं देते हैं। अब क्या कह रहा है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टू द पार्टनरशिप कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एडमिशन करना चाहते हो सर, स्कूल में थोड़ी करवाना है, पार्टनरशिप फर्म में। हाँ, तो पार्टनरशिप फर्म में अगर एडमिशन करवाना चाहते हो तो सारे पार्टनर्स का यहाँ पे कंसर्न होना जरूरी है। वो लोग ये कहें कि हाँ ठीक है ले लो इसे, कितना कैपिटल लाया है, कितना गुडविल ले आया है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन सबके पार्टनर्स के कंसर्न में होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू remunerate a salary only if provide in the agreement। एक इंसान है, एक इंसान नहीं, पार्टनर है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर है, उससे तुम दिन भर काम कराते हो। एक्टिव पार्टनर है तो क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब आप उससे सब काम करवा लोगे? झाड़ू पोछा भी करवाओगे क्या? नहीं सर, झाड़ू पोछा नहीं करवाएंगे, उससे काम करवाएंगे। काम इन द सेंस वो काम जो दूसरा पार्टनर नहीं कर रहा। तो दूसरा पार्टनर क्यों नहीं कर रहा सर? सर वो स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या काम मतलब होता है? मतलब एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्या? नहीं सर, करता है लेकिन उसका मन नहीं होता करने का। नहीं नहीं नहीं, क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आप अपने हिस्से का काम का पैसा पेमेंट करोगे। कोई इंसान एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसका पेमेंट करना ना पड़ेगा। तो ये सैलरी क्लॉज में आपको बताया जाएगा। तो पार्टनर की सैलरी भी डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट, नो पार्टनर्स इज अलाउड टू कैरी ऑन कंप्लीटिंग ऑफ कंप्लीट फॉर बिजनेस विदाउट द प्रायर कंसर्न ऑफ अदर पार्टनर। मतलब कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो अपने पार्टनर्स की आज्ञा परमिशन जरूर लें। आज्ञा परमिशन का मतलब ये है कि आप बता कर करें कि ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत डिसीजन ले लें और सभी लोगों का लॉस हो जाए, है ना? ठीक। इसके बाद, in case of insolvency of partner, he and she is not allowed to continue a partnership। अगर आप सीधी सी बात है, दुनिया सर स्वार्थी है और यहाँ पे पार्टनर फर्म भी स्वार्थी होता है। आपसे अगर उसको बेनिफिट है तब तो वो आपको पार्टनर बनाएगा। बेनिफिट नहीं है, कहेगा भाई अब आपसे कुछ हेल्प तो नहीं हो पा रही है, फर्म डेवलप नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट अर्न कर नहीं पा रहे, आई एम सॉरी। तो आप कहेंगे ठीक है सॉरी। तो ये जो है यहाँ पर केस इंसॉल्वेंसी का बनता है। मतलब आप इंसेंट हो जाओ, आप फर्म को कुछ दे ना पाओ, उस केस में आपको रिटायरमेंट या रिट्रेंचमेंट किया जाता है। अभी ये वर्ड का मतलब भी समझिएगा, रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप लोग सोच कर रखिएगा। अब दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर आज नेक्स्ट टॉपिक देख पा रहे हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होगा। आई होप सो कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस चंद्रा क्लासेस के जो आपके नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस पर कॉल करके बताइए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, आपको वो डायरेक्ट हमसे बात करवाएंगे, है ना। तो बस अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, बी मोटिवेटेड और अचीव द सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।